जय हिंद दोस्तों, ये है आज की वर्ल्ड हेडलाइंस। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक, 2 भारतीय समेत 3 की मौत, तेल टैंकर को बनाया था निशाना। नेपाल सरकार का दावा, लिम्पाधुरा, लिपू लेक और काला पानी उसके अभिन्न अंग। अमेरिका ने जापान के पास भेजी अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी। तालिबान और पाकिस्तानी सेना में सीमा पर फिर जोरदार संघर्ष, रात भर आग उगलते रहे तोप। उत्तर कोरिया ने 1 महीने में चौथी बार जापान सागर में दागी मिसाइल, जापान ने कहा चुनौती के लिए तैयार रहें। अबू धाबी एयरपोर्ट पर तेल के 3 टैंकर में ड्रोन की मदद से धमाका किए गए हैं, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस ब्लास्ट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 भारतीय समेत एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। संयुक्त अरब इमारात के मुख्य एयरपोर्ट पर इससे पहले आग लगने की घटना सामने आई थी। अब अबू धाबी पुलिस ने घटना को मामूली बताते हुए कहा है कि यह आग शहर के एयरपोर्ट के एक एक्शन बोर्ड पर लगी जो निर्माणाधीन है। बयान में अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के एक स्टोरेज के पास 3 पेट्रोलियम टैंकर में विस्फोट की एक अलग घटना की भी जानकारी दी गई है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब इमारात में हमला कराने का दावा किया है। नेपाल सरकार ने एक बार फिर दावा किया है कि लिम्पाधुरा, लिपू लेक और काला पानी उसके अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत से अपील की है कि इन क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य रोके जाएं। हालांकि नेपाल ने साथ ही में यह भी कहा है कि वह बॉर्डर विवाद को राजनीतिक स्तर पर सुलझाना चाहता है। नेपाल की यह प्रतिक्रिया भारतीय दूतावास के उस बयान के बाद आई जिसमें कहा गया कि नेपाल के साथ अपनी सीमा पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। इसकी सूचना नेपाल सरकार को दे दी गई है। नेपाल के IT मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की, जो सरकार के प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा कि सरकार इस तथ्य के बारे में दृढ़ और स्पष्ट है कि महाकली नदी के पूर्व में लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र नेपाल के एक अभिन्न अंग है। ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा, नेपाल सरकार भारत सरकार से नेपाली क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी सड़क के निर्माण और विस्तार जैसे सभी एक तरफे कदम को रोकने की अपील करती है। कार्की का बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत द्वारा लिपू लेक में सड़क बनाने का नेपाल में विरोध हो रहा है। नेपाल के सत्ताधारी कांग्रेस ने इस बयान को जारी कर रोड के निर्माण का विरोध किया है। अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी साइबर लड़ाके यानी हैकर्स यूक्रेन में घुस गए हैं। अपने हमलों की पहली कड़ी के रूप में इन लड़ाकों ने यूक्रेन के लगभग 1 दर्जन वेबसाइट को हैक कर लिया था। पेंटागन के प्रवक्ता का कहना है कि ये लड़ाके रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन्हें यूक्रेन के 70 ठिकानों की एक लिस्ट दी गई है। रूस 2017 में भी यूक्रेन के अहम साइबर ठिकाने पर हमला कर चुका है। उधर ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमला बस चंद दिनों की दूरी पर है। रूस ने जिनेवा वार्ता विफल होने के बाद यूक्रेन की घेराबंदी और तेज कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन की सीमा पर रूस ने पिछले कई महीनों से घेराबंदी की हुई है। यूक्रेन सीमा पर रूस के लगभग 1 लाख सैनिक, 12,000 टैंक, 330 फाइटर जेट, 1600 तोप, 240 हेलीकॉप्टर, 75 शिप और 6 पनडुब्बियां तैनात की गई है। रूसी विदेश मंत्रालय वैसे तो इन्हें आत्मरक्षा के लिए किया गया जमावड़ा बता रहा है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये रूस की यूक्रेन को तीनों तरफ से घेरने की रणनीति का हिस्सा है। लगातार 5वें साल चीन की जन्म दर घट गई है। वर्ष 2021 में चीन की आबादी में 5 लाख से कम की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बीते वर्ष के अंत तक चीन की आबादी बढ़कर 1.4126 अरब तक पहुंच गई। आबादी में सचमुच बढ़ोतरी नहीं होने से विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश में जनसंख्यायिक संकट और आर्थिक मंदी की आशंका गहराने लगी है। चीन के राष्ट्रीय संख्या ब्यूरो NBS के अनुसार 2021 के अंत तक चीन की आबादी 2020 की 1.40120 से मामूली बढ़कर 1.4126 हुई है। इस तरह चीन की आबादी पिछले साल की तुलना में 2021 में मात्र 4,80,000 ही बढ़ी। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि 2021 में 1.62 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 2020 में 1.20 करोड़ बच्चे जन्मे थे। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर जापान सागर की तरफ अपने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इस महीने यह चौथी बार है जब उत्तर कोरिया ने ऐसा किया। उधर जापानी मीडिया ने इसे अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल बताया है, यानी जापान की तरफ से अभी तक यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइल ही दागे गए हैं। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि इसका रुख जापान सागर की तरफ ही था। वहीं समाचार एजेंसी क्योटो ने इसे बैलिस्टिक मिसाइल बताया है।
अब तक के 3 परीक्षणों में उत्तर कोरिया जापान सागर में हाइपरसोनिक मिसाइल दाग चुका है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का यह पहला मामला है। वहीं जापानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि जापान के जहाजों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यूएसएस नेवादा पनडुब्बी पिछले हफ्ते के आखिरी में गुआम आइलैंड के एक बंदरगाह पर अचानक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद प्रांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पनडुब्बी जापान के पास भेजकर अपने सहयोगियों और दुश्मनों को एक मैसेज दिया है। ओयो क्लास की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी प्रशांत आइलैंड क्षेत्र में यूएसएस नेवी के बेस पर पहुंची। इस सबमरीन को बूमर भी कहा जाता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की 2016 के बाद से गुआम की पहली यात्रा है। 1980 के बाद से यह इस पनडुब्बी की सिर्फ दूसरी घोषित यात्रा है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच अफगान सीमा पर डुरंड लाइन को लेकर विवाद घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात यह हो गए हैं कि दोनों की ओर से सेनाएं आमने सामने हैं और तोप आग उगल रहे हैं। गोलाबारी की ताजा घटना 16 जनवरी की रात को उस समय हुई है जब पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी ठिकानों पर तोप से गोले बरसाने शुरू कर दिए। इसके जवाब में तालिबानी आतंकियों ने भी गोले बरसाए। अफगानिस्तान से निर्वासन में रह रहे चर्चित पत्रकार बिल्लाल सरवरी के मुताबिक रात को तालिबानी सैनिकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना की ओर से दागे गए तोप के कई गोले अफगानिस्तान के कुन्नाज जिले के सरकानो जिले में जाकर गिरे, जिसके जवाब में तालिबानी आतंकियों ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने भी अपने तोप से कम 10 गोले पाकिस्तानी सेना पर दागे। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि वह तालिबान के साथ सहमति के बाद सीमा दुरंद लाइन के बचे हुए काम को पूरा करेगी। माना जा रहा है कि तालिबानी पाकिस्तानी सेना की ओर से लगाए जा रहे फेंसिंग से सहमत नहीं है और वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ताजा झड़प से पहले अब तक कई बार ही तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के बीच फेंसिंग लगाने को लेकर झड़प हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट। आपको सारे न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।